ये कहानी कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्गा में घटित हुई। दर्शन बालू एक असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग में फंस गया और लगभग 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग एप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच चल रहा था एशिया कप में, और उस मैच के दौरान आपने युवराज सिंह की फोटो देखी होगी जब वो बैट पकड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। वो प्रमोट कर रहे थे वन को। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज। कितने? 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है। शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रम्मी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीता है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अमर पटेल हैं, ड्रीम 11 में इन्होंने टीम बनाया और 2 करोड़ रुपए जीता। क्या उम्र है आपकी कार्तिक? मेरी 19 है। आप 19 वर्ष के। जब आप ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और इसमें ऐसा खो जाते हैं कि बिल्कुल इधर उधर कुछ ध्यान नहीं रहता, आपके पेरेंट्स बोलते नहीं कि इसे छोड़ो? कार्तिक हाँ जी, मेरे पहले दोस्त ने सजेस्ट करा था कि ये गेम खेल। इस आर्थिक संकट के कारण दर्शन की वाइफ रंजीता वी ने अपनी जान ले ली। ऐसे ही कितने ही अनगिनत सुसाइड केसेस आपको मिल जाएंगे जहां लोगों ने बैटिंग एप्स में पैसे लगाए और कर्ज में डूबने के कारण सुसाइड कर लिया। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बेटिंग। खेलो और जीतो करोड़ों रुपए सिर्फ एक क्लिक से। सुन के अच्छा लगा ना, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब बात करते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस की, 4th सेंचुरी। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो इंडिया में जुआ खेलने का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पर लोग डाइस यानी कि पस्सा उसे खेला करते थे, जिसमें चौपर, पच्चीसी नाम के गेम्स होते थे जो कि सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था और एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाता था। महाभारत के टाइम भी लोग जुआ खेलते थे, लेकिन उस वक्त जुए को नेगेटिव तरह से देखा गया, जहां पांडव सब कुछ हार गए थे। अब बात करते हैं 16th सेंचुरी की। मुगल्स आए, उनके समय में भी गैम्बलिंग के लिए और गेम्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि अकबर मुर्गों को लड़वाते थे और उस पे पैसे लगाए जाते थे। ईयर 1777। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स आए इंडिया में। उन्होंने करीब 1777 में हॉर्स रेसिंग शुरू की, क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया, जहां सब क्रिकेट और हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाते थे। और उस वक्त ब्रिटिशर्स ने गैम्बलिंग हाउस बनाया, जहां लोग इकट्ठा होकर पैसे लगाया करते थे, जुआ खेला करते थे। ईयर 1867। लेकिन इन गैम्बलिंग हाउसेस में इतनी ज्यादा लड़ाइयां होने लगी और इतने केसेस आने लगे कि ब्रिटिशर्स ने 25 जन 1867 में एक कानून पास किया, जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। और आज भी इंडिया में यही एक्ट फॉलो होता आ रहा है। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग हाउस को बैन किया गया, जिससे लोगों की गैदरिंग ना हो और पब्लिक प्लेसेस में लोग जुआ ना खेले। अगर आप देखें तो इस एक्ट के सेक्शन 13 में देखें तो इनमें एनिमल्स फाइटिंग को भी बैन किया गया है। ये जो एक्ट है उसके सेक्शन 12 एंड सेक्शन 18 में ये मेंशन किया गया है कि जुआ खेलना अब से इलीगल माना जाएगा इंडिया में। लेकिन अगर कोई स्किल बेस्ड गेम खेलता है तो वो खेला जा सकता है और वो लीगल ही माना जाएगा। मतलब गेम ऑफ चांस को इलीगल माना गया और गेम ऑफ स्किल को लीगल। और यहाँ गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। गेम ऑफ चांस जो कि प्रॉपर गैम्बलिंग है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस लक बेस्ड गेम होता है ये, जहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर लक होता है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता। वहीं पर गेम ऑफ स्किल, इसका मतलब है आप अपनी स्किल और दिमाग लगाकर पैसे लगाओ, स्ट्रेटेजी बनाओ और जीत जाओ। यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर स्किल होनी चाहिए, जहाँ मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेटेजी होती है। इंसान प्रैक्टिस करके अपनी स्किल इंप्रूव करता है। अभी बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ईयर 1947। अब इसके बाद इंडिया आजाद हो जाता है, जो कि होता है 15 अगस्त 1947। और आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू होता है, द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इसमें सिर्फ एक चीज को मॉडिफाई किया गया और 7 स्टेट की शेड्यूल लिस्ट में रखा, विच मीन्स कि अगर स्टेट चाहे
तो उसको एज इट इज फॉलो कर सकता है, और अगर कुछ चेंजेस करना चाहे या कुछ अलग कानून बनाना चाहे तो वो बना सकता है। तो ऐसे में बहुत से स्टेट्स में ये रूल सेम एज इट इज फॉलो किया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जिन्होंने इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको फॉलो किया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। ईयर 1955। अब इन सब के बाद 1955 में लॉ के अकॉर्डिंग तो गैम्बलिंग हाउस बैन हो गया था, लेकिन उसके जगह लोगों ने गेम कंपटीशन का आग्रह किया, गैम्बलिंग शुरू कर दिया था। उन गेम्स को ऐसे दिखाया गया जैसे कि कोई गेम या पजल है और जो जीतेगा उसको प्राइज मनी मिल जाएगा, जिसके कारण इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे जिसमें लोगों के पैसे ऐसे बर्बाद हो रहे थे, जिसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने द प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 लाया। इसके बाद ईयर आता है 1968, जहाँ के सत्यनारायण नाम का एक आदमी रमी क्लब चला रहा था और वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और वहाँ ये डिस्कस होता है कि रमी गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल। इस पे कोर्ट ये कहता है कि रमी गेम में हमें पत्ते याद रखने होते हैं, कब कौन सा कार्ड फेंकना है ये भी डिसाइड करना होता है, तो इसमें मेंटल एबिलिटी लगती है। तो ये सिर्फ चांस का गेम नहीं होकर ये गेम ऑफ स्किल है, और के सत्यनारायण जी केस जीत जाते हैं। और उसके बाद ईयर 1968 से इंडिया में रमी गेम लीगल मान लिया जाता है। हालांकि कुछ स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम एंड तेलंगाना ने इसको बैन कर रखा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। ईयर 1976। अब इसके कुछ सालों बाद बात आती है कसिनोस पे कि ये लीगल है या इलीगल। तो 1976 में द गोवा, दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कसिनोज या स्लॉट मशीन्स सिर्फ गोवा, दमन और दीव में ही खेला जा सकता है, और कोई भी स्टेट्स में आप कसिनोज नहीं खेल पाएंगे। और ये इसलिए किया गया क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं। ईयर 1966। अब इसके बाद हॉर्स रेसिंग पे भी बातें शुरू होने लग गई, जो कि इंडिया में चल रही थी। इसमें एक कंपनी थी मद्रास रेस क्लब, ये 1896 में फॉर्म हुई थी, जो हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगवाते थे, और बात उठने लगे कि ये गैम्बलिंग है और बैन हो जाना चाहिए एज एन इलीगल एक्टिविटी। तो KR लक्ष्मण ने 1966 में एक केस फाइल किया कि हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है और जुआ नहीं है। अब चूंकि लॉ में कोई चीज क्लियरली डिफाइन नहीं थी, तो किसी भी गेम को वैलिड या लीगल होने के लिए उसे गेम ऑफ स्किल प्रूव करना होगा खुद को। तो जब ये केस कोर्ट में डिस्कस हुआ तो वहाँ ये कहा गया, जो भी इंसान रेस कोर्सेज में आकर हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगाता है वो सिर्फ चांस पे नहीं लगाता, बल्कि हॉर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखता है, ट्रैक की कंडीशन को देखता है और ऐसी बहुत सी चीजों को इवैल्यूएट करके पैसे लगाता है। तो ये एक गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ चांस। और इसके बाद KR लक्ष्मण ने ये केस जीता और हॉर्स रेसिंग को तब से गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में ले लिया गया और हॉर्स रेसिंग को इंडिया में लीगल कंसीडर कर लिया गया। ईयर 1998। इन सब के बाद लॉटरी बहुत चलती थी इंडिया में, लेकिन उस पे भी बहुत सारे केसेस आ रहे थे जिनमें लोग पैसे लेकर गायब हो जा रहे थे। तो 1998 में सिर्फ लॉटरी के ऊपर एक लॉ लाया गया जिसका नाम था लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में लॉटरी को बैन कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद भी 13 स्टेट ऐसी थे जिन्होंने अपने हिसाब से अपने स्टेट में रूल्स बनाए और लॉटरी खेलना लीगल माना गया, लेकिन उनके बाहर इंडिया में लॉटरी खेलना इलीगल है। साल 2000 आते आते इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त लोगों के पास उतने मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, तो कोई ऐप नहीं चले उस टाइम। ईयर 2007। लेकिन 2007 में हर्ष जैन नाम का आदमी आता है USA पढ़ाई करके। इन्होंने USA में ऑब्जर्व किया था कि वहाँ फैंटेसी गेम का क्रेज बहुत ज्यादा था लोगों में, तो ये इंडिया में भी फैंटेसी गेम एप्स लाना चाहते थे और उनकी ये टाइमिंग इतनी सही थी कि इसके एक साल बाद इंडिया में IPL शुरू होता है 2008 में, और उस समय तक लोग मोबाइल और इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करने भी लगे थे। और उसी वक्त ये अपना फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 लॉन्च कर देते हैं, जो कि शुरू में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल रहता है, लेकिन जब इतना प्रॉफिट नहीं होता है तो 2012 में यह सब्सक्रिप्शन मॉडल से फ्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां लोग फ्री में खेल सकते हैं और कुछ इवेंट्स में कैश प्राइजेस भी होते थे।
जिसके लिए वो पैसे लेते थे लोगों से। और उस टाइम के बाद फैंटेसी एप्स की जैसे लहर सी आ गई और बहुत सारी फैंटेसी एप्स लॉन्च होना शुरू हो गई इंडिया में। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक्चुअल में फैंटेसी एप्स कहाँ किसको जाता है। तो फैंटेसी ऐप एक ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम है जिसको आप अपनी रियल लाइफ गेम से कनेक्ट करके खेल सकते हैं। जैसे कि आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं, जो आईपीएल के टीम्स होते हैं उसी के रिलेटेड गेम्स आप एप्स में खेल सकते हैं टीम्स बनाकर, और लाइव मैच जैसे चल रहा होता है तो उसी वक्त आप लाइव इसमें खेल सकते हैं। जैसे परफॉर्मेंसेस लाइव मैच में प्लेयर्स की होती है, सेम वैसे ही परफॉर्मेंस आपके लाइव मैच के जो प्लेयर्स होंगे उनकी भी होगी, जहां आपको लगेगा कि आपके लिए प्लेयर्स वहां बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक फैंटेसी होती है। और जैसे जैसे आपके प्लेयर्स रन बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं, और जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। इसमें अलग अलग रूल्स होते हैं और इनकी फीस भी होती है। तो एंट्री लेने के लिए आप पैसे देते हैं और रूम में आपकी एंट्री हो जाती है। अब ये एप्स कमाती कैसे है और चलती कैसे है? तो इसमें जो भी प्लेयर्स का पैसा लगता है उस टोटल में से 28% जीएसटी लगता है। उसके बाद जो बचता है उस पे 20 to 30% जो भी मॉडल है उस हिसाब से ऐप ओनर पैसा निकालता है। उसके बाद जो भी बचता है उसमें से टीडीएस कट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BBJ। नेट विनिंग अमाउंट पे 30% टैक्स देना होता है। उसके बाद जो बचता है वो जाता है विनर के पास। अगर आप हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ गवर्नमेंट को हो रहा है। अगर हम टीडीएस प्लस जीएसटी का अमाउंट मिला दे तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पे अप्रोक्सीमेटली 1,500 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगाते हैं। अब सोचिए अगर डोमेस्टिक और नेशनल मैच को मिलाकर ये नंबर कहाँ पहुंच जाएगा। अगर हम 2022 पे फैंटेसी एप्स का रेवेन्यू देखें तो ₹6,800 करोड़ है, और ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2027 में ये रेवेन्यू 25,240 करोड़ का हो जाएगा। अब इसमें रेवेन्यू बहुत है तो इसमें प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता है, बीसीसीआई को होता है, स्टेट गवर्नमेंट को होता है, सेलिब्रिटीज सब इससे पैसे कमाते हैं। लेकिन सारे ही इससे पैसे कमा रहे हैं। इतना पैसा आता कहाँ से है? ये पैसे आप दे रहे हैं, पैसा आपके जेबों से ही जा रहा है। इसलिए इसकी एड्स हो रही है, प्रमोशंस हो रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स सब इन्हीं एप्स को प्रमोट करते दिखाए जाते हैं। और मेन पॉइंट इसका यही होता है कि घर बैठे बैठे टीम बनाओ, खेलो और जीतो। हालांकि इसमें लोग जीतते भी है, जिसकी वजह से सबको ये लगता है कि वो भी जीत सकते हैं तो हम भी जीत सकते हैं। लो प्राइस बैरियर की वजह से जहाँ एंट्री फीस 20-30 रुपए से आप एंट्री कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इसके यूजर्स भी बहुत ज्यादा है। अब इसमें ऐसे भी होता है कि 17 साल से कम के बच्चे भी अपने मम्मी पापा से आधार कार्ड यूज करके ये गेम खेल रहे हैं। कोई प्रोसीजर्स नहीं है इसको कंफर्म करने का कि जो खेल रहा है वो 18 साल से ऊपर है भी या नहीं। इसमें रेफरल सिस्टम भी है कि अगर कोई एक बंदा इसको खेल रहा है तो वो अपने फ्रेंड को रिफर करेगा और कोशिश करेगा कि उनको भी इसकी लत लगा दे। अब आप सोचिए करीब 18 करोड़ एक्टिव यूजर्स है इन फैंटेसी गेम्स एप्स के, कि चाहे जो हो जाए ये 18 करोड़ लोग तो गेम्स देखेंगे, ऑनलाइन खेलेंगे, और 2027 तक ये यूजर्स 50 करोड़ तक जा सकते हैं। अभी हम इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। अब ये जो फैंटेसी एप्स है ये इंडिया के इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एप्स इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है कि बाहर के इन्वेस्टर्स इस पे पैसे लगाते हैं और सारा पैसा इंडिया में आ रहा है। इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही उम्दा फायदा हो रहा है। अब इसमें अगर इन एप्स का जो सिस्टम है इनको थोड़ा सा भी छेड़ा तो बीसीसीआई, स्टेट गवर्नमेंट, आईपीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स या जो इन्वेस्टर है उनके रेवेन्यू पे बुरा और भारी इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से इंडिया के गैम्बलिंग लॉज में मॉडिफिकेशन भले ही हुए हो लेकिन उनको बदला नहीं गया और वैसे का वैसा ही रखा गया। और 2017 से इन फैंटेसी एप्स को लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है और लीगल घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह लूडो को भी गेम ऑफ स्किल बताकर उसको लीगल मान लिया गया है। लेकिन इनके लीगल होने के बाद भी इनको रेगुलेट गवर्नमेंट नहीं करती, ये सेल्फ रेगुलेशन होते हैं। जैसे टीवी ब्रॉडकास्ट, न्यूज मीडिया की एक अपनी अलग रेगुलेटरी सिस्टम होती है, वैसे ही इन फैंटेसी एप्स को रेगुलेट करता है FIFS यानी कि
फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ये खुद से खुद को देखते हैं कि ये सही से रेगुलेट हो रहे हैं या नहीं। अभी आपने ये डार्क रियलिटी ऑफ फैंटेसी एप्स तो जान ली, अभी आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे ऑनलाइन गेमिंग एप्स पे खेलना सही है या गलत है। एंड आपको क्या लगता है कि ये जो गैम्बलिंग एप्स है क्या ये सच में गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस, मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए।